हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इस इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन में भी हम लोग इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर से डील करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है। वो चीज़ क्या डिफरेंट है अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको देखने वाले हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके एडजस्टमेंट को देख लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। ए, बी, सी एंड डी पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से बांटते हैं? 3:2:3:2. Their balances on the date of dissolution was as follows। और डिसोल्यूशन के टाइम पर उनके खाते के बैलेंस कुछ इस तरीके से थे। कैसे थे? कैपिटल ए की 10,000, बी की 5,000, रिजर्व फंड 4,000, क्रेडिटर्स 6,000। एसेट्स एक ही साथ लिख दिया गया है यहाँ पर, जो कि 17,000 के थे। सी के कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है 6,360 और डी के कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है 1,640। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है कुल एडजस्टमेंट। ऑन द अबव डे सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड वाज अनेबल टू कंट्रीब्यूट ओनली 50 पैसे इन द रुपी। सी जो है वो दिवालिया हो गया और सिर्फ 100 पैसे में 50 पैसे ही ला पाया, यानी जितना उसको लाना था उसका सिर्फ आधा ही वो लेकर के आया। इसका क्या मतलब होता है आगे हम लोग देखेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड RS 12,500, जो 17,000 की एसेट्स अभी मैंने आप लोगों को दिखाई, उसमें से 12,500 रुपए रियलाइज हुए हैं। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो थे 400 रुपये के। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट जब भी शो करने के लिए कहें तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, यही हम लोगों को करना होता है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो 17,000 का जो एसेट्स था वो डेबिट साइड में यहाँ पर लिख दिया गया और जो क्रेडिटर्स है 6,000 के, उसको एज इट इज बाय टू बैंक करके लिख दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ ना कहे इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू पर उनकी पेमेंट की गई है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है वो 400 रुपये के हैं, टू बैंक करके उसको लिख दिया गया है। अब हम लोग आते हैं अगर क्रेडिट साइड में, तो क्या है? क्रेडिटर्स 6,000 के बुक वैल्यू लिख दिए गए हैं। जो रियलाइज हुआ है एसेट से 12,500 रुपये के, वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जब बैलेंसिंग इनकी की जाती है तो क्या होता है कि 4,900 रुपये के लॉस आ जाते हैं और उनको इस तरीके से उनके रेशियो में बांट दिया जाता है, जो बैलेंस शीट के ऊपर जस्ट दिया हुआ है उनका रेशियो। और ये कुछ इस तरीके से 1,470 9,908 और 1,470 908 इस तरीके से लॉसेस जो है उनके बीच में बांट दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सी चूंकि दिवालिया हो गया है, इसलिए उसके कैपिटल की डिफिशियंसी हम लोगों को देखनी है। तो ऑलरेडी उसका कैपिटल जो था वो माइनस में था, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में 6,360 रुपए से। सेम चीज यहाँ पर लिख दी गई है। शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, तो वो भी माइनस का ही था, 6,360 और 1,470 मिला करके टोटल जो नेगेटिव बैलेंस होता है ग्रॉस उसका, वो हो जाता है 7,830 रुपए का। अब देखिएगा यहाँ पर कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड 4,000 रुपए का दिया हुआ है। तो ये सब में बंटना है, जो ये रेशियो यहाँ पर दी गई है उसी रेशियो में सबों के बीच में ये बढ़ जाना है। सी को भी बांट करके उसका हिस्सा दे दिया गया 4,000 इंटू 3/10, जो कि आती है 1,200। तो अब उसकी डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई 6,630 रुपए की। और चूंकि क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि जो भी उसका डेफिशिएंसी हो रहा था उसमें से 50 पैसे ही वो लेकर के आ पाया, यानी 50 पैसे नहीं लाया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर नेट डेफिशिएंसी जो है सी की वो 6,360 की है, जिसमें से आधा ही वो लेकर के आ पाया है, यानी 3,315 रुपया। यानी अभी भी डिफिशियंसी जो बची हुई है, जो कि सॉल्वेंट पार्टनर्स को सहन करनी है, बेयर करनी है, वो 3,315 की आती है। अब देख लेते हैं कैपिटल ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर। देखिए यहाँ पर ए एंड बी को ही लिया गया है, डी को नहीं लिया गया है। डी को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस है ऑलरेडी नेगेटिव है। और जब गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल आया था तो इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अगर किसी पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो नेगेटिव है, वो इसमें नहीं लिया जाता है, जबकि उसको लिया जाना चाहिए। बट चूंकि इसको गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल से बना रहे हैं, तो अगर किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव है तो वो लॉस को बेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, ऐसा मानना था गार्नर वर्सेस मर्रे के जजमेंट में जजेस का। तो इसलिए जो लॉस 3,315 है, जो कि सी की डेफिशिएंसी है, वो ए एंड बी को ही बेयर करनी पड़ रही है। तो ये कैसे बेयर करेंगे उसका रेशियो हम लोग देख लेते हैं। 10,000 और 5,000 तो क्रेडिट बैलेंस इनके कैपिटल में है ही, उसके बाद 4,000 जो है रिजर्व फंड, वो इन दोनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे उनमें बांट दिए गए हैं,
ए को मिला 1200 और बी को मिला 800 और इनका जो कैपिटल आ जाता है जो कि हम लोग को लॉस बियर करने के पर्पज से रेशियो कैलकुलेट करना है उस हिसाब से 11,200 का और 5,800 का, और जब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका अल्टीमेटली 56:29। तो ये एक नई चीज थी इसमें। हालांकि पार्टनर जो है वो एक ही इंसॉल्वेंट हो रहा है, लेकिन नई चीज इसमें यही थी कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस माइनस में है तो वो लॉस को बियर नहीं करेगा। अब देखिए डेफिशिएंसी इस रेशियो में बांट दी गई है ए और बी के बीच में। ए 2184 और 1131 दोनों ने आपस में बांट ली है, ए और बी ने, जो कि सी का लॉस था। अब आगे आ जाते हैं सी का कैपिटल पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम था। जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक साथ ही सारे पार्टनर्स का कैपिटल बनाता हूँ, अलग अलग नहीं बनाता हूँ, लेकिन स्पेस की कमी के कारण मैंने सी के कैपिटल को अलग से बनाया है। तो जनरली क्या होना चाहिए, कैपिटल का बैलेंस इस साइड होना चाहिए क्रेडिट साइड में, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर डेबिट में इसका बैलेंस आया है और जो रियलाइजेशन का लॉस है वो भी इसमें जुड़ गया। तो टोटल इसका नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया, टोटल नेगेटिव बैलेंस इसका हो गया 7,830। कुछ रिजर्व फंड से आए और उसके बाद बैलेंस करके ये 3,315 जो है वो ला पाया 50%, जो कि इसकी नेट डिफिशियंसी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,630 का 50% ये लेकर के आया, तो उसके कैपिटल में वो अमाउंट यहाँ पर एड कर दी गई है बैंक करके, और यहाँ पर लिखा भी गया है 50% ऑफ डिफिशियंसी ब्राउट। और हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर देखा है कि बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट था 3,315 का, वो ए एंड बी ने इस तरीके से बियर कर लिया है, यहाँ पर उनके खाते में जमा की कर दी गई है। कहाँ से, ए और बी के कैपिटल से काट करके निकाल करके, और दोनों साइड का बैलेंस इसका जो है वो इक्वल आ जाता है। अब हम लोग ए बी एंड डी के कैपिटल को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ए एंड बी का कैपिटल तो पॉजिटिव था ही, डी का कैपिटल माइनस में है, तो यहाँ पर उसको लिख दिया गया है 1,640 रुपए। फिर क्या होता है, रिजर्व फंड जो है वो बटेगा किसके बीच में, जो पार्टनर्स है उनके बीच में। तो ए को 1200, बी को 800 और डी को 800, है ना। और हम लोगों को पता है कि रियलाइजेशन के लॉसेस जो हैं वो गार्नर वर्सेस मर्रे रूलिंग में पार्टनर्स को कैश में लाने होते हैं। तो जो यहाँ पर जो रियलाइजेशन का लॉस था आप देख सकते हैं, ये वो ए बी एंड डी को लाना पड़ा है। सी तो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है रियलाइजेशन के लॉस को। तो ये लॉस जो है वो लेकर के आए हैं तीनों पार्टनर रियलाइजेशन के, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं किस साइड, डेबिट साइड में। तो डी के कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर लिख दिया गया है। रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ है वो माइनस कर दिया जा रहा है इनके खाते से, 1,470, 980 और 980। सीज कैपिटल, सी के कैपिटल डेफिशिएंसी की भरपाई जो ए एंड बी को करनी पड़ी, उसके लिए उनके कैपिटल को घटा दिया जा रहा है 2,184 और 1,131 से। और बैलेंसिंग जब की जाती है ए एंड बी की, तो क्या आ जाता है, इनका बैलेंस पॉजिटिव में ही आता है, और बी को पेमेंट होता है 4,669 और ए को पेमेंट होता है 9,016 रुपए। अब हम लोग डी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए डी का यहाँ पे क्या है कि 1,640 पहले से उसका कैपिटल माइनस में था, और 980 लॉस जो था वो भी हो गया। तो टोटल डेफिशिएंसी कितने की हो गई है, 2,620 की। अब 2,620 में रिजर्व फंड में उससे कुछ पैसा मिल गया। अब 980 रुपये उसने रियलाइजेशन के लॉस को भी लाया, क्योंकि इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, सिर्फ सी हुआ है, डी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर माना गया है कि चूंकि डी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है इसलिए वो रियलाइजेशन के लॉस को लाने में सक्षम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर नहीं है तो वो लॉस बियर नहीं करेगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, लेकिन वो रियलाइजेशन के लॉस को लाएगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है और यही रूलिंग ही है। और बाकी का भी जो पैसा है अपने कैपिटल के डिफिशियंसी का, वो भी वो कैश में लेकर के आ गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डी जो है वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर माना गया है कि उसके कैपिटल की जो भी डेफिशिएंसी थी, चाहे वो रियलाइजेशन के लॉस के रूप में हो या ओवरऑल डेफिशिएंसी जो 840 की है, वो दोनों ही वो लेकर के आया है कैश में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस नेगेटिव है तो वो लॉस बियर नहीं करेगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, लेकिन अगर उसके कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी है, रियलाइजेशन के लॉसेस हैं, तो वो उसको लाने पड़ेंगे। ये अगला पॉइंट था इस क्वेश्चन का जो कि इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं है कि आप मान लेंगे कि ये भी रियलाइजेशन का लॉस नहीं लाएगा और इसके लॉस भी जो है वो कौन बियर कर लेंगे, ए और बी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो दिवालिया घोषित नहीं हुआ है तो वो अपने लॉस को खुद लेकर के
आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में। फाइनली कैश का कोई बैलेंस ही नहीं था, है ना। रियलाइजेशन जो हुआ एसेट से वो 12,500 का हुआ है, आपको पता है अच्छे से। ए ने लॉस के लिए लाया, रियलाइजेशन के लॉस के लिए 1,470। बी ने लाया कितना 980 रुपया, और सी जो 50 पैसे लेकर आया कैश के रूप में, वो सारा फर्म में जमा हो रहा है 3,315 रुपये। डी ने अपने रियलाइजेशन के लॉस के लिए कितना लाया 980 रुपया, और ओवरऑल कैपिटल डिफिशियंसी के लिए 840 रुपया वो लेकर के आया। तो इतने पैसे जो है वो फर्म में जमा हुए। गए कहाँ वो, रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस, रियलाइजेशन में जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ा 6,000 वो हो गया। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 400 हुए, वो पेमेंट किए गए, और बचा हुआ जो पैसा था वो किसको पेमेंट किया गया, ए एंड बी को 9,016 और 4,669 के रूप में। और इस तरीके से जितने पैसे आए डेबिट साइड में लिखे गए और गए वो क्रेडिट साइड में लिखे गए, यानी जितना आया जितना गया दोनों साइड बराबर है। मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे जो आपने पिछले वीडियोस में नहीं सीखे थे। तो आई होप कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।